शुक्रिया मैडम स्पीकर। आज यकीनन यह हाउस अफसरदा है और होना भी चाहिए कि जो वाक़यात रिसेंटली और ख़ुसूसन मौलाना शाहजहान साहब, स्पीकर बहुत ज़्यादा है तो टाइम का थोड़ा सा वो करें, 5-5 मिनट का वो है टाइम है, प्लीज़। पार्लिमानी लीडर हैं, हमें हमारी पार्टी से बोलते हैं तो फिर उसमें टाइम का आप अगर देख लें, मुझे तो कुछ नहीं, अगर आप बस ठीक है बात होती है। ये तो आज मेरे ख्याल में आपको तो जितनी ज़्यादा बातें करनी चाहिए वो अच्छी हैं, गवर्नमेंट के लिए अच्छी हैं। और फिर दूसरी बात है कि इस हाउस का एक मेंबर था, और फिर दूसरा ये है कि उलमा इकराम थे, उलमा हमारे सरों के ताज हैं, हमें रोशनी दिखाते हैं, तो हम उनके बारे में अगर जितनी ज़्यादा बोलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये अच्छी बात है, रवायात भी अच्छी होनी चाहिए होना नहीं। मैं आपको देखें, एक बात है, अदनान खान ने पहले जो बात की तो उन्होंने उनका जो गुस्सा था वो बिल्कुल हक बजानब था। और हमें भी देखें, ये हाउस हमने भी एक दिन चला जाना है। ये हाउस में जो बड़े बड़े लोग थे बैठे हुए थे, एक दिन सब ने जाना है। लेकिन इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं उसमें अगर मेरे ख्याल में हम पूरी रात अगर बैठ के बात करें तो फिर भी उन ज़ख्मों का मुदावा नहीं है जो उन लोगों के लिए। तो हमारा तो सिर्फ अल्फाज की बात है कि हम अपने इलाके से और इस सूबे की आवाम की तरफ से एक तर्जुमानी करना चाहते हैं कि सूबे की आवाम क्या चाहती है। सूबे की आवाम, जनाब मैडम, ये जो वाक़या हुआ, यकीनन हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस शहीद साहब इस हाउस के मेंबर भी थे, इसके अलावा एक पार्टी के लीडर भी थे और एक मजहबी स्कॉलर थे। और फिर ये वाक़यात ऐसे होते हैं कि जिस वक्त वो पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं और पाकिस्तान की सालमियत उसके लिए दुआगो होते हैं और फिर बयान देते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए आप जद्दोजहद करें, तो ये वाक़या जब हुआ तो मैं समझता हूँ कि यकीनन ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इस सरज़मीन के ख़िलाफ़ हैं, और जिन्होंने न सिर्फ ये वाक़या किया बल्कि मौलाना हामिदुल हक शहीद, जिनके वालिद भी शहीद, हमारे साथ वो 2002 में मेंबर नेशनल असम्बली रहे और इतने पोलाइट शख्सियत है। लेकिन आज जो वाक़यात हमारे सामने आते हैं, इसी तरह बनू के वाक़यात, जिस तरह अदनान साहब ने बात की, मैं आज से ठीक 3 दिन 7 तारीख को हमारे मानसेरा से कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद की वालदा के पास गया, उसके घर में देखा और उस वालदा ने मेरे कंधे पे हाथ रख के ये कहा कि तुम मेरे शहजादा गुलफराज, जिन माओं में ये जुर्रत हो, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपने जिगर के टुकड़े को अपने सामने शहीद होते हुए इस मुल्क की इस सरजमीन के लिए देखा हो, तो उन माओं पे हमें फ़ख्र है। और फिर इन भाइयों पे, इन बच्चों पे, जिस तरह मौलाना इदरीस शहीद साहब, उसकी फैमिली, उनके बच्चों के जो बयानात हमने सुने, तो उसमें हमारे दिल में एक एहसास पैदा होता है कि जो उन्होंने शहादत कबूल की वो इस मुल्क के लिए की, इस सरजमीन के लिए की। लेकिन हम इस हाउस में अब जिम्मेदारी किस पे फिक्स करेंगे? बार बार हमारी बात ये होती है कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस या लॉ एंड ऑर्डर पैदा करने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस
जद्दोजहद कर रही हैं। हमारा जिस वक्त ये वाक़या हुआ रमज़ान में, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक ग्रांड ऑपरेशन शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जहाँ जहाँ दहशतगर्दों के ठिकाने थे वहाँ वहाँ टारगेट हुए। और उसके बाद आप देख लें कि एक अरसा तक ये वाक़यात नहीं हुए, लेकिन अब ये दोबारा ये वाक़यात पनपने लगे। इन तमाम वाक़यात के साथ साथ आप देख लें कि आए दिनों FC की हमारी जो चौकियां हैं और इसके साथ साथ हमारे जो भाई हमारे बॉर्डर पे हमारी हिफाजत करते हैं, हम ये जो बातें मेरे ख्याल में इस हाउस में आप कोई भी नज़रिया रखते हों, लेकिन पाकिस्तान का नज़रिया सबका एक, इस मुल्क की हिफाजत का नज़रिया सबका एक, लेकिन जो वो खाकी वर्दी वाले हमारी हिफाजत के लिए जदोजहद कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि हमें फ़ख्र है उन पे कि वो दिन रात अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को और अपनी लाश अपनी जानों पे खेल कर कैप्टन शहजादा गुलफराज जिस वक्त मैं उनकी माँ के पास बैठा था, उसकी सिस्टर ने उसके हवाले से एक मुझे बात सुनाई कि उससे पहले का वाक़या है कि उसके सबऑर्डिनेट जो जख्मी हो गए थे, लेकिन इसके ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट था, तो ये उसको बचाने के लिए जब गया तो वो कहता है कि अल्लाह पाक ने उसे बचाया, लेकिन उसको तकरीबन 20 गोलियां जो उसके जो जैकेट है उस पर लगी थी। लेकिन उसके बाद जब वो शहीद हुए तो वो हमें फ़ख्र है कि इस धरती का बेटा था, अपनी धरती के लिए जान दे कर गया। और यही उसका मैसेज, उसकी वालदा का मैसेज मैं आपको सुनाता हूँ, बताता हूँ उनके हमारी इस हाउस की वसातत से। लेकिन हम इन शहीदों को भूल नहीं सकते। ये इस मुल्क के लिए और हमारी हिफाजत के लिए शहादत के नजराना पेश किया है, तो इसलिए मेरी इस अवाम से ये रिक्वेस्ट होगी कि ये जिम्मेदारी सब हमारी, आपकी और हमारी सब की है। और ख़ुसूसन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है। हुकूमत वक्त लॉ एंड ऑर्डर में अगर आप कहें कि ये फेडरल गवर्नमेंट की सिर्फ जिम्मेदारी है, तो फिर सूबे में सिक्योरिटी, अमन पैदा करना वो किसकी जिम्मेदारी? आपको जो इख्तियारात हैं वो डिवॉल्व हो चुके हैं। आप सूबे में अमन पैदा करें, ऐसे हालात पैदा करें, आप मरकज़ के साथ ताल्लुकात पैदा करें। सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और अगर आप सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज करेंगे तो फिर यही हाल होगा। आप तो फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदों के साथ बात ही नहीं करना चाहते। फेडरल गवर्नमेंट आपका साथ तावन करना चाहती है कि इस सूबे के अमन को बेहतर बनाया जाए। अगर कोई इशू है तो ये अपोजिशन की जमातें आपके साथ चलेंगी। वाक़यात जो हैं, अब वो कहा जाता है ना कि इनफ इज इनफ। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि हमें अब ये सोचना चाहिए, सोचने से ज़्यादा अमल करना चाहिए कि हमें अपने सूबे के अमन को बहाल करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट से, मुसल्लह अफवाज से, या अगर सबसे एक प्लेटफॉर्म पे बात करना पड़े तो हमें करना चाहिए। मैं इस हक में हूँ। मैं जो सामने जिरगे का जिक्र किया, जिरगा ज़रूर हुआ, लेकिन उसको उनकी एक बात बड़ी सच थी कि उसके नताइज कुछ नहीं मिले। उसके नताइज मिलने चाहिए थे
उसके नताइज की जिम्मेदारी जो है वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे पड़ती है। उस जिम्मेदारी को उन्हें कबूल करना चाहिए। अगर सबसे मैं अगर गुजारिश करूंगा, हम ये सब चीजें अपने ऊपर से टाल देते हैं कि पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी नहीं, सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी। आप नुमाइंदगी करते हैं, आपकी नुमाइंदगी में, आपकी हुकूमत में अगर आप रास्ता देते हैं तो फिर लोग आते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियां कबूल करें, एक्सेप्ट करें, और फिर ताकि बाकी जो स्पेस जो है वो स्पेस क्रिएट ना हो। वो स्पेस इसीलिए क्रिएट होती है कि ना आप इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, ना आप लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, ना आपकी एडमिनिस्ट्रेशन सही होती है, ना आपकी सिक्योरिटी के लिए कोई प्लान होता है। आपका प्लान है तो वो सिर्फ एक है कि इमरान खान निकलेगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। ये नहीं हो सकता, ना खुशहाल होगा ना अमन होगा। यही इसी तरह का पाकिस्तान रहेगा। मेरी सियासी बात मैं नहीं करता, लेकिन मैं यकीनन ये बात करूंगा कि आज ये सारा कुछ अगर हम खमियाजा भुगत रहे हैं तो वही 35-40 हज़ार लोगों का खमियाजा भुगत रहे जो 2017 में इस मुल्क से सब लोगों को फारिग करके भेज दिया था। आपने दोबारा एक्सेप्ट किया, यहाँ पे बुलाया, यहाँ पे रखा, आज दोबारा वही ऑपरेशन शुरू हो रहा है। तो इसलिए जनाब वाला जरा सोचें कि इस मुल्क से कोई शख्सियत अभाव नहीं। ये मुल्क है तो हम हैं, ये पाकिस्तान है तो हम हैं। बाकी अगर दुनिया कर बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए चले गए, हमने भी एक दिन जाना है। ये सीटें परमानेंट नहीं है, लेकिन ये मुल्क इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से क़यामत तक कायम होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे ये मुल्क हासिल किया गया। और इंशाअल्लाह मेरा पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये मुल्क क़यामत तक कायम रहेगा। और जनाब मैडम स्पीकर, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि बाकी मेंबरान ने भी बात करनी है। हर मेंबर के अपने जज्बात हैं और हमने भी कोई जज्बाती कोई बात शायद मैंने की वो किसी ने महसूस की, तो मैं उन सब से माजरत भी करूँगा। लेकिन हक़ाइक़ यही है कि ये ज़िम्मेदारी जो है, ये ज़िम्मेदारी जो भी सेटिंग गवर्नमेंट होती है उसी की ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि इख्तियारात उसके पास हैं, अवाम के वसाइल उसके पास होते हैं। उन वसाइल को अगर वो बुरोकार नहीं ला सकती और अमन पैदा नहीं कर सकती, लोगों के हकूक़ उन तक नहीं पहुँचा सकती, तो ये हुकूमत की फिर नाअहली होती है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।